Let's go in further details. So now, having studied about solutions, let us discuss the types of solution कि हमारे पास कितने किस्म की solutions हैं. So now, among the solid, liquid and gas, any of these can act as a solvent and as a solute both. So हमारे पास solid, liquid और gas solvent के तौर पे भी act कर सकते हैं और solute के तौर पे भी. अगर हम इनकी possible combinations देखें तो we get 7 different types of solutions. So सबसे पहले हम start करते हैं ऐसी solutions जिनमें solvent liquid हो. So अगर solvent liquid हो और solute solid हो, so ये भी एक type of solution है. For example, NaCl solid solute है, इसको हम water यानी liquid solvent के अंदर dissolve कर लें तो this is a liquid solid solution. Next, अगर हमारे पास solvent again liquid हो लेकिन this time solute भी liquid हो, यानी हम एक liquid को liquid में dissolve करें तो it is a type of liquid-liquid solution. For example, ethanol is a liquid solute और ethanol को जब हम water में dissolve कर लेंगे तो this is a liquid-liquid solution. The third type of solution is where we have solvent as a liquid and gas as a solute. यानी हम एक गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ़ वी डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, इट विल बी एग्जांपल ऑफ लिक्विड गैस सॉल्यूशन. देन वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड सॉल्वेंट दैट इज़ गैस. नाउ फर्स्ट हम गैस में सॉलिड को जब डिस्पर्स करेंगे तो वो कोलॉइड बनाएगा, तो गैस सॉलिड सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलेगी. सो नेक्स्ट गैस की हमें सॉल्यूशन देखने को मिलेगी विद अ लिक्विड. सो नेक्स्ट इज़ अ गैस सॉल्वेंट. नाउ गैशियस सॉल्वेंट के अंदर अगर हम लिक्विड या सॉलिड की बात करें तो गैशियस सॉल्वेंट में लिक्विड और सॉलिड डिस्पर्स करेंगे एंड दे विल फॉर्म कोलॉइड. सो गैस की सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास सॉल्यूट गैस हो सकता है और अगर ऐसा होगा तो सॉल्यूशन हमारे पास गैस गैस सॉल्यूशन बनेगी. फॉर एग्जांपल एयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ गैस गैस सॉल्यूशन. देन थर्ड इज़ कि हमारे पास अगर सॉल्वेंट सॉलिड हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड की सॉलिड के साथ सॉल्यूशन में बात करते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम एलॉय की बात करें जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल के साथ होमोजीनियसली मिक्स होता है, सो इट इज़ अ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन. देन नेक्स्ट वी हैव अ सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूट. सो फॉर एग्जांपल अगर हम मरकरी ले लें जो कि लिक्विड है, इसको हम सिल्वर के साथ डिज़ोल्व करें तो हमारे पास सॉलिड सिल्वर के अंदर जो मरकरी है इट विल बी एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. एंड देन द लास्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज़ जहाँ पे हमारे पास सॉलिड सॉल्वेंट है और गैस सॉल्यूट है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम पैलेडियम मेटल को ले लें और पैलेडियम मेटल को H2 के साथ देखें तो H2 हमारे पास एड्जॉर्ब होगा on the surface of palladium. So H2 adsorbed on palladium is solid gas solution where the solvent is solid palladium and solute is H2 gas. So these are the 7 possible types of solution that we have. Now in this chapter the common types of solution that we will be discussing is liquid solid solution, liquid liquid solution and liquid gas solution. So we will discuss all these 3 types of solutions where we have liquid as a solvent. Now अगर हम liquid gas solution की बात करें, so इस solution में हमारे पास the solvent will be a liquid, usually water. So for example इसमें हमारे पास solid है liquid यानी water. नाउ इसके अंदर अगर हम किसी गैस के मॉलिक्यूल्स को डिज़ोल्व कर दें तो इट विल बी अ लिक्विड गैस सॉल्यूशन. नाउ कीप इन माइंड कि गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है इट इज़ affected by two main factors. First is the partial pressure of gas and second is the temperature of gas. So let's see how the partial pressure and how the temperature of a gas affects the solubility.
So the effect of partial pressure on the solubility of a gas is described by a law called Henry's law. So Henry's law states that the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure applied on the surface of a gas. So for example, if I am dissolving a gas in a liquid, so I have this liquid and यहाँ पर मैं एक गैस ले लेता हूँ. नाउ इस गैस की सरफेस के ऊपर मैं जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ करूँगा उतनी ज़्यादा ये गैस हमारे पास मूव करेगी इनटू द लिक्विड और उतनी ज़्यादा लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होगी. सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अबव द गैस. नाउ टू टाइप्स ऑफ गैसेस डू नॉट ओबे दिस लॉ. फर्स्ट वो गैसेस जो कि हमारे पास वाटर में जाके डिसोसिएट होती हैं, यानी सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट होंगी. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट HCl. सो HCl को जब मैं वाटर में डालूंगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगी इनटू H प्लस एंड Cl माइनस. सो इसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. एंड सेकेंड वो गैसेस जो हमारे पास रिएक्ट कर जाती हैं विद द सॉल्वेंट, ऐसी गैसेस के लिए भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. लाइक इफ़ आई डिज़ोल्व NH3 in water, so both of them will react in an acid base reaction to give us ammonium ion and hydroxyl ion. Therefore ऐसी गैसेस जो या तो डिसोसिएट करें या तो रिएक्ट करें, सो ऐसी गैसेस पे हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा. बाकी जो गैसेस हैं जिनका बिहेवियर आइडियल बिहेवियर के करीब करीब है, उन गैसेस के लिए हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है. Now looking at the effect of temperature on the solubility of a gas. So keep in mind that the solubility of a gas is inversely proportional to the temperature. तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो गैस की solubility डिक्रीज़ होगी. Now what does that mean? So for example, let me take a gas liquid solution. So this is a liquid and इसमें मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स को डिज़ोल्व किया है. If I provide heat to this liquid, यानी अगर मैं इसके टेम्परेचर को रेज़ करूं तो गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से इस्केप कर जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर हाई काइनेटिक एनर्जी. देयरफॉर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी in a liquid gas solution. Now there are exceptions to this. For example, अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl हमारे पास वाटर में जाके आयोनाइज होगी. सो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूंगा तो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर फेवर्स द आयोनाइजेशन ऑफ HCl. सो जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूंगा तो HCl की आयोनाइजेशन फेवर होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी. बाकी जो रेस्ट गैसेस हैं जो आयोनाइज नहीं करती वाटर में, सो ऐसी गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ यूजुअली डिक्रीज़ होगी. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन इज़ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन. सो अगर हम लिक्विड को लिक्विड के साथ डिज़ोल्व करें तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं. सो वी हैव थ्री मेजर पॉसिबिलिटीज़. फर्स्ट कि हमारे पास दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में डिज़ोल्व ना करें, यानी ये एक दूसरे के अंदर इममिसिबल हों. सेकंड कि हमारे पास ये दोनों लिक्विड्स एक दूसरे के अंदर पार्शली मिसिबल हों, यानी कुछ एक्सटेंट तक डिज़ोल्व हों. और थर्ड हमारे पास दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में कम्प्लीटली मिसिबल हों, यानी एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स करें. सो वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लिक्विड फॉर्मिंग अ सोल्यूशन विद लिक्विड. सो इममिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को हम सोल्यूशन में कैटेगराइज नहीं करेंगे बिकॉज दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. नाउ वी आर लेफ्ट विद पार्शली मिसिबल एंड कम्प्लीटली मिसिबल solutions. So both of them have a very different behavior. So let's discuss the partially miscible liquid-liquid solutions. So now partially miscible liquids में हम एग्जाम्पल लेते हैं फिनोल वाटर सिस्टम की और इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ अ पार्शली मिसिबल सॉल्यूशन सिस्टम. सो लेट्स टेक अ कंटेनर. इसमें हमने
पुट किया फिनोल एंड वाटर, जो कि दोनों एक दूसरे में पार्शली मिसिबल हैं। नाउ phenol is more dense, so phenol will sit down, and here in the lower layer we will have phenol in greater percentage। जबकि वाटर लेस डेंस है तो वाटर हमारे पास ऊपर वाली लेयर बनाएगा, तो ऊपर वाली लेयर का सॉल्वेंट वाटर है। नाउ फिनोल को अगर हम नीचे वाली लेयर में देखें तो नीचे वाली लेयर में फिनोल सॉल्वेंट है। नाउ फिनोल कुछ वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। फिनोल की वाटर को एब्जॉर्ब करने की या डिज़ोल्व करने की अपनी एक एबिलिटी है। तो अगर हम लोअर लेयर को देखें तो लोअर लेयर में फिनोल सॉल्वेंट है और इसके अंदर हमारे पास 30% वाटर डिज़ोल्व होगा ऐसा सल्यूट। सो लोअर लेयर में फिनोल इज़ सॉल्वेंट, इसकी वाटर को डिज़ोल्व करने की एबिलिटी 30% है। सो हमारे पास वाटर फिनोल में 30% डिज़ोल्व होगा। नाउ अपर लेयर में अगर हम बात करें तो अपर लेयर में वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। सो नाउ अपर लेयर में वाटर सॉल्वेंट है और ये फिनोल को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा। सो यहाँ पर हमारे पास फिनोल विल बिहेव एज अ सल्यूट। नाउ वाटर की फिनोल को डिज़ोल्व करने की अपनी एबिलिटी है, तो वाटर फिनोल को डिज़ोल्व करता है 5%। तो अगर हम इस कॉन्जुगेट सॉल्यूशन को देखें, यानी ये दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे की कॉन्जुगेट्स हैं। सो लोअर लेयर में फिनोल सॉल्वेंट है और वाटर सल्यूट है, तो फिनोल ने 30% वाटर को डिज़ोल्व किया है। अपर लेयर में वाटर सॉल्वेंट है और फिनोल सल्यूट है, सो वाटर ने अपने अंदर 5% फिनोल को डिज़ोल्व किया है। नाउ इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन, सो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारे पास इन दोनों की एक दूसरे के अंदर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। सो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से दोनों की रिलेटिव सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। सो अब हमारे पास यहाँ से फिनोल मूव करना शुरू करेगी वाटर के कंपार्टमेंट में, एंड यहाँ से वाटर मूव करेगा फिनोल के कंपार्टमेंट में। सो फिनोल वाटर के कंपार्टमेंट में मूव करेगी और वाटर फिनोल की लेयर में मूव करेगा। सो एक टेम्परेचर पे दोनों एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगी। सो 25 डिग्री पे हमारे पास 5% फिनोल था वाटर में और हमारे पास 30% वाटर था फिनोल में। सो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हुई 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाती हैं एंड दे जनरेट अ होमोजीनस मिक्सचर या होमोजीनस कलर। सो ये टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारे पास दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मर्ज कर जाती हैं, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। नाउ चूँकि फिनोल वाटर सिस्टम के लिए टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया है, तो तब जाकर ये एक दूसरे में कंप्लीटली डिज़ोल्व हुए हैं। सो इसके लिए हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर भी कहते हैं कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है तो ये एक दूसरे में कंप्लीटली डिज़ोल्व हुए हैं। नाउ देयर आर सॉल्यूशंस कि जिनके टेम्परेचर को लोअर करने से उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल वी हैव ट्राई इथाइल अमाइन एंड वाटर सिस्टम। सो ट्राई इथाइल अमाइन और वाटर सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि जिसमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो इन दोनों की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। सो ऐसी सॉल्यूशंस में 25 डिग्री से अगर हम नीचे जाएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। सो फॉर ट्राई इथाइल अमाइन वाटर सिस्टम इफ़ वी मूव फ्रॉम 25 टू 15.3 डिग्री सेंटीग्रेड, सो इस टेम्परेचर पे जाके ये दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाती हैं। सो दिस इज़ द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर फॉर ट्राई इथाइल अमाइन वाटर सिस्टम।
अब चूँकि इस सिस्टम में हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया है, तो इस पॉइंट पे जाके हमारे पास दोनों एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हुई हैं। सो इसके लिए क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को हम लेबल करेंगे लोअर कॉन्सोलेट टेम्परेचर। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस आर कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, जिनको हम राउल्ट्स लॉ के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now we move towards an important concept of ideal and non-ideal solutions. What are the ideal solutions and what are the non-ideal solutions? So सबसे पहले देखते हैं ideal solution को। So ideal solution वो है जिसका total volume is equal to the individual volume of all the components। यानी solution के जितने भी components हैं उन सब के वॉल्यूम के सम के बराबर, ओरिजिनल वॉल्यूम के सम के बराबर इसका टोटल वॉल्यूम होगा। इट मीन्स कि अगर हम इस सॉल्यूशन को बनाएं तो हमारे पास कोई भी चीज़ अपना वॉल्यूम लूज़ नहीं करेगी। टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वॉल्यूम्स प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें टोटल वॉल्यूम इज़ नॉट इक्वल टू द ऑल इट्स कंपोनेंट्स। यानी हमारे पास अगर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स की हम सॉल्यूशन बनाएं तो उसके रिज़ल्ट में अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाए या डिक्रीज़ कर जाए, सो ऐसी सॉल्यूशंस को हम कहते हैं नॉन आइडियल वॉल्यूम। नाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में समटाइम्स हमारे पास टोटल वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है, यानी जो दो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के उनके सम से भी ज़्यादा हमें वॉल्यूम देखने को मिलेगा। और समटाइम्स हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। सो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज उस सिचुएशन में होगा जिस सिचुएशन में सॉल्यूशन बनने के बाद हमारे पास फोर्सेस वीक हो जाएं। फॉर एग्जांपल अगर हम इथेनॉल को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, सो प्रीवियसली डिज़ोल्व होने से पहले इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल के साथ साइज़ कंपैटिबल है तो इसकी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी, और वाटर के साथ साइज़ कंपैटिबल है तो इनकी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी। नाउ जब ये सॉल्यूशन में आए और दोनों मिक्स हुए तो इथेनॉल और वाटर स्टिल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन जिस तरह ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं उस तरह की बॉन्डिंग ये नहीं करेंगे। देयरफॉर हमारे पास सॉल्यूशन बनने के बाद फोर्सेस विल ओवरऑल डिक्रीज। तो फोर्सेस डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास वॉल्यूम विल इंक्रीज और सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल। नाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में वॉल्यूम डिक्रीज कब करेगा? तो जब हम किसी दो ऐसे सब्सटेंसेस को मिक्स करें जिनको मिक्स करने के बाद हमारे पास ओवरऑल फोर्सेस इंक्रीज या स्ट्रॉन्ग हो जाएं, सो ऐसी सॉल्यूशंस हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगी जिनका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। सो इसकी सबसे टिपिकल एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। सो नाउ क्लोरोफॉर्म को अगर हम इंडिविजुअली देखें तो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स आपस में डायपोल फोर्सेस बनाएंगे और एसीटोन के मॉलिक्यूल्स भी आपस में डायपोल फोर्सेस बनाएंगे। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक दूसरे के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। सो सॉल्यूशन बनने के बाद न्यू फोर्सेस जनरेट हुई जो कि पुरानी फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। देयरफॉर हमारे पास सॉल्यूशन बनने के बाद द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज एंड द सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल। सो this is the first difference between ideal and non-ideal solution. Now moving towards the second difference between ideal and non-ideal solutions is regarding the forces. अगर solution बनने के बाद दोनों की forces almost same रहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सोल्यूशन बनाता हूँ जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को मैं डिज़ोल्व करता हूँ, तो पहले जो हमारे पास इनके दरमियान फोर्सेस थी सोल्यूशन बनने के बाद भी वही फोर्सेस रहती हैं, उसी स्ट्रेंथ में रहती हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन विल बी आइडियल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ मीथानॉल और मीथानॉल और वाटर का साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो अगर मैं मीथानॉल को वाटर के साथ मिक्स कर दूं
तो जो फोर्सेस मीथानॉल की आपस में थी और वाटर की आपस में थी, तो मिक्स करने के बाद जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फोर्सेस बनाएंगे तो ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज इनकी फोर्सेस सेम रहेंगी, देयरफॉर दे विल फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। एंड अगर हमारे पास सोल्यूशन बनने के बाद फोर्सेस डिफरेंट हो जाएंगी, यानी या तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी या तो वीक हो जाएंगी, सो ऐसी सॉल्यूशंस नॉन आइडियल होंगी। Now, the third and best criteria to differentiate between ideal and non-ideal solutions is Raoult's law. Now, ideal solutions which obey Raoult's law, and non-ideal solutions are those solutions which do not obey Raoult's law. So Raoult's law is the best criteria in deciding between the ideal and non-ideal solution. So we will see in the next lecture that what is Raoult's law. So that's enough for this lecture. Thank you.